नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10 के जो राजनीति विज्ञान है उसका हम लेसन नंबर 2 जो है केंद्र सरकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं हम? केंद्र सरकार, जो कि कक्षा 10 का राजनीति विज्ञान का लेसन नंबर 2 है। अब केंद्र सरकार के अंदर सबसे पहले सरकार के अंग जो माने गए हैं वो 3 है। 3 अंग कौन कौन से है? पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। दूसरा जो है वो है आपके कार्यपालिका। और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। अब केंद्र सरकार के अंगों के रूप में हमने 3 अंग देखे थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में हमने बात की थी संसद, और संसद के 3 अंग बताए थे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। कार्यपालिका में हमने देखा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब इनमें से हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पहले केंद्र सरकार के फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। फिर हमने कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में देखा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में समझा। और अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यायपालिका से रिलेटेड। और न्यायपालिका के से रिलेटेड जो केंद्र सरकार है उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय आता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में काम क्या किया जाता है? किसी भी कानून का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका जो मुख्य कार्य क्या करती है? कानून का निर्माण। कार्यपालिका करती है कार्य को लागू करने का काम। कार्य या कानून, कानून को लागू करने का काम जो है वो कार्यपालिका का रहेगा। और न्यायपालिका क्या करती है कि अगर कानून की उचित पालना न की जा रही हो तो दंड की व्यवस्था। समझना दोस्तों एक बार पुनः कि व्यवस्थापिका जो होगी वो कानून का निर्माण करने का कार्य करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का कार्य करती है, तथा न्यायपालिका जो होती है वो अगर कोई भी उस कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए दंड का जो प्रावधान है, दंड की जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है न्यायपालिका, इसकी हम कुछ विशेष बातों पर को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ चलेंगे। तो पहले न्यायपालिका में समझ लेते हैं कि यह सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य करती है। जो केंद्र सरकार है उसके 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य करती है। इसका कार्य क्या होता है? कानून के अनुसार न चलने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करती है तथा सबको समान न्याय सुनिश्चित करती है। कि जो भी व्यक्ति कानून का सही तरीके से पालन नहीं करते उनके लिए दंड की व्यवस्था का कार्य न्यायपालिका का होता है, तथा सभी व्यक्तियों को समान न्याय की व्यवस्था का जो प्रावधान है वो भी न्यायपालिका के द्वारा करवाया जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत के अंदर न्यायपालिका का ढांचा किस प्रकार से है? तो एक तो है वो सर्वोच्च न्यायालय है और उसके अधीन विभिन्न न्यायालय है। फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट स्तर के न्यायालय, तहसील लेवल के न्यायालय जो है वो कार्यरत रहते हैं। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीन विभिन्न न्यायालय जो है वो कार्य करते हैं। अब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मुख्य रूप से हम इन 8 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या क्या हो सकती है, कितनी शुरुआत में थी, वर्तमान में कितनी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, और न्यायाधीश उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके अंदर न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए,
महाभियोग लगाकर उन न्यायाधीशों को कैसे पद से मुक्त किया जाता है, उन न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं क्या हो सकती है या क्या वर्तमान में है, उन्मुक्तियां, उन न्यायाधीशों को किन चीजों से मुक्त किया गया है, मुख्य स्थान, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसका मुख्य स्थान कहां पर स्थापित है, मतलब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहां कार्यरत है, और न्यायाधीशों पर प्रतिबंध और किस प्रकार के प्रतिबंध जो है उन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम इन 8 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा, और जो 8 बिंदु बताए थे उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है न्यायाधीशों की संख्या, कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीश होंगे। तो इसके लिए मूल रूप से मूल संविधान जो है उसके अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, और 7 + 1 = 8, मतलब मूल संविधान के अनुसार टोटल 8 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा तथा 7 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन 2008 के अंदर मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई है, मतलब कि 1 + 30 = 31, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश करके 31 संख्या को कर दिया गया है। तो मूल रूप से तो 8 की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश, और 2008 के बाद इसको बढ़ाकर 1 + 30 मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश के साथ मिलाकर 31 जो है ये संख्या को बढ़ा दिया गया है। फिर बाद में हम आगे बात करते हैं नियुक्ति की, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कैसे करता है, तो वर्तमान में जो है ये कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। अब कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, तो इसको थोड़ा समझना कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो, और उसके साथ में 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो पांचों का एक समूह जो होता है वो राष्ट्रपति को कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, और उन नामों के आधार पर राष्ट्रपति उनका चयन करते हुए मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करता है। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं कॉलेजियम। एक बार वापिस समझिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है तथा 4 जो अन्य न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, उन नामों से राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर आगे बात करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो फिक्स है कि उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी जो व्यवस्था है वो है कि 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में किसी भी उच्च न्यायालय या नीचे के जो न्यायालय है उनमें 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर ये व्यवस्था पूरी नहीं होती तो क्या है, 10 वर्ष तक वकालत, कि लगातार 10 वर्ष तक न्यायालय के अंदर वकालत कर चुका हो। और अगर यह व्यवस्था भी पूर्ण नहीं होती है तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो, मतलब 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या फिर 10 वर्ष तक वो वकालत कर चुका हो, और दोनों ही कार्य नहीं हो तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता होना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने दोनों ही कार्य नहीं किए लेकिन राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का ज्ञाता है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं महाभियोग, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, उसको पद से मुक्त कैसे किया जाता है। तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के कारण संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण वाला सिद्ध करके हटा सकते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की व्यवस्था वो भी संसद के द्वारा की जाती है। वही 2/3 बहुमत के साथ दोनों ही सदन में प्रस्ताव अगर पारित हो जाए और वो न्यायाधीश जो है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के कारण उसको मतलब कि अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो फिर उसको हटा सकते हैं। और बाकी जो है इस न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी जो है ना वो 65 वर्ष तक की उम्र तक, मतलब 65 वर्ष के बाद में, मतलब कि उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तब उसको मतलब कि सेवानिवृत्ति मिलती है। और इसके अलावा अगर समय से पहले हटाना हो तो वो 2/3 बहुमत के द्वारा संसद में प्रस्ताव पास हो जाए तो उसको महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं।
अब बात करते हैं हम आगे वेतन की, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन क्या मिलता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको 1 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। कितने? मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए मासिक वेतन, तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए मासिक वेतन की व्यवस्था है। मुख्य न्यायाधीश के लिए 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए 90,000 रुपए मासिक वेतन की व्यवस्था की गई है। और समय समय पर इन वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और सेवानिवृत्त पेंशन की व्यवस्था भी इसमें है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद में उनको पेंशन और ग्रेजुइटी जो है वो भी प्रदान की जाती है। उन मुक्तियां कि किन चीजों से वो मुक्त है, तो अपने सभी कार्यों व निर्णय के लिए, जो भी कार्य या निर्णय जो है एक न्यायाधीश करता है उसके लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। मतलब कि जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ले लिया है, या जो भी कार्य उसने या जो भी कानून लागू करवाने का मतलब करवा दिया है, तो उसके बाद में उसको आलोचना से मुक्ति मिलेगी। कोई भी व्यक्ति उनकी आलोचना नहीं कर सकता है, तो आलोचना से मुक्ति का जो है वो उनको मिला हुआ है। मुख्य स्थान कि अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान कौन सा होगा। भारत बहुत एक विशाल देश है, तो अनुच्छेद 130 के अनुसार जो इसका मुख्य कार्यालय जो होगा वो कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर, जो कि भारत की राजधानी है। तो दिल्ली के अंदर इसका मुख्य कार्यालय होगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 130 के अनुसार। अब प्रतिबंध, तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर हम बनते तो उसके साथ हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, और हमारे बहुत जो है मतलब कि हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगे रहते हैं। तो इसके अंदर प्रतिबंध में क्या है कि ये न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं पद से हटने के बाद, भारत में किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटने के बाद ये न्यायाधीश न तो किसी न्यायालय के अंदर ना ही किसी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं। मतलब कि यह एक बहुत बड़ा पद होता है। फिर सेवानिवृत्ति के बाद अगर नीचे के न्यायालय में या किसी अधिकारी के सामने अगर ये वकालत करते हैं तो ये उनकी गरिमा में मतलब कि एक गरिमा में कमी की बात हो सकती है। इसी कारण से यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ कि वो वकालत का कार्य भारत में नहीं कर सकते। तो ये थे मुख्य रूप से 8 बिंदु। एक बार वापिस समझिएगा कि न्यायाधीशों की संख्या मूल रूप से तो 7 + 1 8 की गई है, लेकिन 2008 में परिवर्तन के बाद इसको 31 कर दिया गया है। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कॉलेजियम व्यवस्था से करता है। कॉलेजियम व्यवस्था मैंने आपको बता ही दिया है। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो, अगर ये नहीं होता तो 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, और अगर ये भी नहीं हो तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता होना आवश्यक है। महाभियोग, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास कर लिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। बाकी उसकी जो सेवानिवृत्ति जो है उसका काल जो होता है उसकी 65 वर्ष तक की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। उसके बाद में उसकी सेवानिवृत्ति होती है। वेतन, वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का, उसको 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए मासिक मिलते हैं। बाकी दूसरे ग्रेजुएटी फंड वगैरह, भत्ते वगैरह उनके लिए समय समय पर संशोधित किए जाते हैं। उन्मुक्तियां, अपने कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से वो मुक्त है, आलोचना उनकी नहीं की जा सकती है। मुख्य स्थान संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार दिल्ली में स्थित है। और प्रतिबंध, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। कहां पर? भारत के अंदर। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कार्य और शक्तियों के बारे में, कि क्या क्या क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और क्या क्या उनकी शक्तियां हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शक्तियों की बात करेंगे या क्षेत्राधिकार की बात करें तो है पहला जो है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या प्राप्त है? तो वो 2 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। एक तो है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब इसको समझना है कि एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मामले जिन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को हो तो वो होगा प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। और कुछ ऐसे मामले जहां पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से प्राप्त हो तो वो होंगे प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार।
वापिस समझिएगा कि ऐसे मामले जिन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को हो तो वो होगा एकमेव क्षेत्राधिकार, मतलब केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही निर्णय लेने का अधिकार है उन मामलों में। और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से हो तो उसको बोल देंगे प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ये आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। तो समझिएगा कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार क्या है। तो कुछ ऐसे विवाद जो भारत सरकार वर्सेज एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, कि भारत सरकार वर्सेज एक या एक से अधिक राज्य अगर शामिल है, सरकार और राज्य के बीच में विवाद चल रहा है, तो उस विवाद को हम कहां ले जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। दूसरा है भारत सरकार वर्सेज संघ का कोई राज्य हो या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, तो ऐसे मामले भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जाते हैं। तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में संवैधानिक विषयों पर आपसी विवाद हो। क्या है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में संवैधानिक विषयों के संबंध में विवाद हो, आपसी विवाद हो, तो उनको भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। तो दोस्तों समझिएगा कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार ये मामले ऐसे हैं जिन पर केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार निर्णय लेने का। वो क्या हो सकते हैं? भारत सरकार वर्सेज एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, भारत सरकार वर्सेज संघ का कोई राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच का कोई विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद हो जो संवैधानिक विषयों के संबंध में हो, तो उन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने या उल्लंघन संबंधी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय को समान रूप से प्राप्त है। किन किन विषयों पर? कि मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं हमें, उनको लागू करना या उनके उल्लंघन संबंधी जो भी मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में समान रूप से उनको अधिकार प्राप्त है। उनको कहते हैं प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। ये थे प्रारंभिक अधिकार। फिर बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील का मतलब होता है कि किसी न्यायालय या किसी न्याय के विरुद्ध अपील करना, तो उसको कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। और भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। अब अपीलीय न्यायालय के अंदर समस्त उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। कि जितने भी उच्च न्यायालय है उनके विरुद्ध अगर अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे तो उसको सुनने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब अपीलीय जो भी क्षेत्राधिकार है उनको चार भागों में बांटा गया है। एक है संवैधानिक, दूसरा है दीवानी, तीसरा है फौजदारी तथा चौथा है विशिष्ट। पहला है संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा फौजदारी और चौथा विशिष्ट। बोर्ड के ऊपर जगह कम होने के कारण मैंने इसको इधर लिखा है। आप शायद थोड़े छोटे भी दिख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छी क्वालिटी में चलाकर फिर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 132 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? 132 के अनुसार अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या संबंधी कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। संवैधानिक क्षेत्राधिकार क्या है? अनुच्छेद 132 के अनुसार अगर उच्च न्यायालय यह साबित कर दे कि जो भी विवाद है उसमें संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है या संविधान की व्याख्या संबंधी कोई कानूनी जो महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उसको हम संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में हम उसकी अपील कर सकते हैं। दूसरा है दीवानी। जो दीवानी मामले होते हैं इसमें मूल रूप से पहले शुरुआत में जो भी मूल संविधान में 20,000 से अधिक की राशि वाले जो विवाद होते थे उनको दीवानी विवाद मानकर उनको सर्वोच्च न्यायालय में हम उसकी अपील कर सकते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि 1973 के अंदर एक संविधान संशोधन होता है जो कि 30वां संविधान संशोधन है। उसके अनुसार अनुच्छेद 133 जो था उसमें संशोधन किया गया और 20,000 की राशि को समाप्त कर दिया गया। देखिए दीवानी को वापिस समझिएगा कि क्या है कि मूल संविधान में तो यह बात लिखी हुई है कि 20,000 से अधिक की राशि वाले दीवानी विवादों को सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। लेकिन 1973 के 30वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 133 में संशोधन करके 20,000 की राशि का मामला समाप्त कर दिया गया। मतलब 20,000 की राशि जरूरी होना आवश्यक होना मतलब 20,000 की राशि होना आवश्यक नहीं है। तो दीवानी मामले आपको समझ में आ गए होंगे।
फिर बात करते हैं फौजदारी मामले। अब फौजदारी के अंदर क्या है कि पहला, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय ने ऐसे किसी निर्णय को रद्द कर मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अपराध मुक्त किया हो। देखो क्या करता है कि उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ जो नीचे के जो न्यायालय है उसके किसी मामले में मृत्युदंड दे दिया गया हो, जबकि नीचे के न्यायालय में उस व्यक्ति को अपराध मुक्त किया था, तो ऐसे मामलों को फिर हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। क्या मतलब है कि नीचे के न्यायालय तो कह देता है कि भाई ये अपराध से मुक्त है, लेकिन जब उच्च न्यायालय में अपील की जाती है तो उच्च न्यायालय जो है उसको मृत्युदंड दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। दूसरा है, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के विवाद को अपने यहां लाकर मृत्युदंड दे दिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय में कोई विवाद चल रहा हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस विवाद को अपने यहाँ उच्च न्यायालय में लाकर फिर मृत्युदंड दे दिया हो, तो उस मामले को भी हम सर्वोच्च न्यायालय में अब उसकी अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के योग्य है, या फिर उच्च न्यायालय स्वयं यह कह दे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के योग्य है, तो ऐसी स्थिति में भी उस विवाद को हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। तो आप भी समझिएगा कि फौजदारी क्या अपील कर सकते हैं कि अगर उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय में किसी मामले में, मतलब कि नीचे के न्यायालय के किसी मामले में मृत्युदंड देता हो, जबकि नीचे के न्यायालय ने उसको अपराध मुक्त किया हो, तो इस मामले को हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। या उच्च न्यायालय जो है नीचे के न्यायालय के किसी भी मामले को अपने यहाँ पर लाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे देता है, तो ऐसे मामले को भी हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। या फिर उच्च न्यायालय स्वयं साबित कर दे, स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि ये जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, तो ऐसे मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जाता है। फिर बात करते हैं विशिष्ट क्षेत्राधिकार की। अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 135 के अनुसार सैनिक न्यायालय को छोड़कर, किसको छोड़कर? सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति है। मतलब कि अनुच्छेद 135 के अनुसार सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य न्यायालय की अपील जो है हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो ये थे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। एक बार पुनः समझिएगा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ऐसे अधिकार जिन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है, और ये मामले क्या क्या हो सकते हैं? भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, भारत सरकार या संघ का कोई राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में आपसी संवैधानिक विषयों पर के संबंध में कोई विवाद हो, तो ये तीनों ही जो मामले हैं इन पर अधिकार सुनने, इन पर मतलब निर्णय लेने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंदर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने या उनके उल्लंघन संबंधी मामलों में समान अधिकार प्राप्त है। इसी कारण से इसको कहते हैं प्रारंभिक समवर्ती, मतलब एक जैसा क्षेत्राधिकार। किस किस को? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। फिर बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। तो इसमें पहला है संवैधानिक विषयों पर, अगर उच्च न्यायालय संवैधानिक विषयों को अगर यह प्रमाणित कर दे कि कानून में संविधान संबंधी व्याख्या का उल्लंघन हुआ या उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उस मामले को हम कहाँ ले जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। दीवानी मामलों में 20,000 की राशि शुरुआत में थी, लेकिन बाद में 20,000 को घटाकर 0 राशि कर दिया गया, मतलब कोई भी राशि नहीं होगी तो भी उस मामले को ले जा सकते हैं। और ये कब हुआ? 1973 के 30वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया। फौजदारी मामलों में तीनों ही जो फौजदारी मामले थे कि उच्च न्यायालय अगर नीचे के न्यायालय में तो अपराध मुक्त किया गया हो, लेकिन उच्च न्यायालय अगर उसको मृत्युदंड दे देता है, तो ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय का कोई भी मामला अपने यहाँ पर लाकर उसमें मृत्युदंड दे देता है, तो भी उसको ले जाएंगे। या उच्च न्यायालय स्वयं यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। फिर है विशिष्ट जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसके अनुसार अनुच्छेद 135 के अनुसार सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त है, उसकी सुनवाई भी वो कर सकता है। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो दोस्तों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाद जो तीसरा जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, वो है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार अनुच्छेद 136 के अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय स्वयं यह अधिकार प्राप्त है कि वह केवल सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकता है। देखो, हमने विशिष्ट अधिकार के अंदर देखा था अपीलीय के जो विशिष्ट अधिकार थे उसमें अनुच्छेद 135 के अनुसार सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायालय के विरुद्ध अपील का अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद 136 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं यह कहता है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारतीय किसी भी अन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार वो जनता को प्रदान करता, अनुमति देता है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अब अपील के लिए विशेष आज्ञा देने के बाद में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होने के तहत परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है कि अगर ऐसा कोई विषय आ जाए जो सार्वजनिक हित का हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परामर्श मांगने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को देता है कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो सार्वजनिक हित का हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब उस परामर्श को स्वीकार करना न स्वीकार करना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। परामर्श को स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कि स्वीकार करे या अस्वीकार करे राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अब अगला है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 129 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। अब अभिलेख न्यायालय में दो बातें होती है। इस न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है वही साक्ष्य है, उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा। इन्हें अन्य न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वही साक्ष्य है। उसको किसी दूसरे न्यायालय में अगर प्रस्तुत भी किया जाता है तो उसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दूसरा, इस न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना के तहत किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है कि इस सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायालय अवमानना के तहत किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। यह है अभिलेख न्यायालय। क्या है? एक तो इसके निर्णयों की को ही साक्ष्य माना जाएगा, प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, और इसका निर्णय अंतिम निर्णय है और न्यायालय अवमानना के तहत किसी प्रकार का दंड देने की व्यवस्था है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वो 5 प्रकार के रेट लगा सकता है। 5 प्रकार के रेट कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। 5 रेट है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। 5 प्रकार के रेट जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लगा सकता है। वापिस सुनिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। संविधान का संरक्षक व न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसको संविधान का संरक्षक माना जाता है और इसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्राप्त है कि अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा या राज्य सरकार या संघ सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो संविधान का उल्लंघन करता हो तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति रखता है और उसके ऊपर उसको संशोधित करने के लिए बल दे सकता है। तो ये है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। क्या कि संघ या राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बना लिया जाए जो संविधान की अनुपालना नहीं करता हो तो उस पर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वो उनको अस्वीकार करे और उनको पुनर्विचार के लिए भेजे। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही ये जो हमारा लेसन था केंद्र सरकार, ये समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और अब हम आगे पढ़ेंगे राज्य सरकार। मुझे आशा है कि आपको ये कक्षा पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आगे हम पढ़ेंगे राज्य सरकार
तब तक के लिए धन्यवाद।